जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ हमारे भारत महान की 3 खबरों के साझा करने जा रहा हूं। इनमें न्यायिक स्वतंत्रता, जातिगत भेदभाव और संवैधानिक कर्तव्य का बात की गई है। भारतीय न्यायपालिका और सामाजिक न्याय से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। पहले स्रोत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने न्यायिक फैसलों में दैवीय मार्गदर्शन का हवाला देने वाले न्यायाधीशों की आलोचना की, जोर देकर कहा कि न्यायाधीश केवल संविधान के प्रति अपनी शपथ से बंधे हैं। ये टिप्पणी विशेष रूप से पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले के दौरान प्रार्थना का उल्लेख करने के संदर्भ में आई है। दूसरे स्रोत में एक आईआईटी स्नातक ने जातिगत भेदभाव पर एक मार्मिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर आईआईटी और निजी क्षेत्रों में जातिवाद का खुलासा किया और संविधान की महत्ता पर जोर दिया, जिसमें न्यायपालिका में विविधता की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। तीसरे स्रोत में मद्रास उच्च न्यायालय ने कांचीपुरम के जिला न्यायाधीश के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एक डीएसपी को एससी असेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत कैद कर दिया था, जिसे अदालत ने शक्ति का दुरुपयोग माना और न्यायाधीश के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश दिया। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान, न्यायपालिका के कामकाज और सामाजिक न्याय से जुड़े कुछ जरूरी और हालिया मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 अलग अलग स्रोत हैं आज। पहला, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन का न्यायिक शपथ पर दिया गया एक बयान। दूसरा, आईआईटी से पढ़े आनंद कुमार का जातिगत भेदभाव पर अपना अनुभव। उन्होंने जो बातें शेयर की हैं वो काफी अहम है। और तीसरा, मद्रास हाईकोर्ट का एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है, जिसमें एक जिला जज और SC/ST एक्ट शामिल है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सबसे मुख्य बातें निकालें, पर्सनल अनुभवों को समझें और जो कानूनी पहलू हैं उन पर भी गौर करें, देखें कि इनका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं। उन्होंने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में एक लेक्चर दिया था जी, और उस लेक्चर में जस्टिस नरीमन ने बहुत साफ तौर पे कहा कि जजों को सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान और कानूनों के हिसाब से ही फैसले करने चाहिए। अपनी शपथ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई जज अपने फैसले में दैवीय मार्गदर्शन या ऐसी किसी भारी शक्ति का जिक्र करता है तो ये संवैधानिक शपथ के खिलाफ है। नैतिक सिद्धांत प्रेरणा दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन न्यायिक फैसले पूरी तरह संवैधानिक दायरे में ही होने चाहिए। अच्छा, ये दिलचस्प है कि ये बात उन्होंने एक सवाल के जवाब में कही थी और सुनने में आया कि सवाल शायद पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के किसी पुराने बयान से जुड़ा था। कुछ ऐसा था कि उन्होंने अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने की बात कही थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थीं पिछले साल की। जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2019 में अयोध्या पर फैसला दिया था। तो कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि वो मामला बहुत कठिन था और आस्था और प्रार्थना ने उन्हें रास्ता खोजने में मदद की। जस्टिस नरीमन की ये जो ताज़ा टिप्पणी है उसे ऐसी कह सकते हैं बैकग्राउंड में देखा जा रहा है। और इस पे सोशल मीडिया पे काफी बात भी हुई। कई लोगों ने जस्टिस नरीमन से सहमति जताई कि हाँ भाई, जजों को पूरी तरह निष्पक्ष रहना चाहिए, संविधान ही सब कुछ है। बिल्कुल, ये घटना इस बात पर जोर देती है कि न्यायिक निष्पक्षता कितनी जरूरी है, खासकर जब मामले इतने संवेदनशील हों। कानून और संविधान का ढांचा ही सबसे ऊपर है। जैसा जस्टिस नरीमन ने कहा, एक तरह से जज का एकमात्र धर्म तो संविधान ही होना चाहिए। और ये बात उन्होंने उस मंच से कही जिसका मकसद ही सामाजिक आर्थिक सुधार और नई सोच को बढ़ावा देना है। तो ये बिल्कुल सही जगह थी ये बात कहने के लिए। तो जहां जस्टिस नरीमन संविधान के ऊंचे आदर्शों की बात कर रहे हैं, वही हमारा दूसरा स्रोत हमें एकदम जमीनी हकीकत पर ले आता है। ये है आईआईटी से पढ़े आनंद कुमार का अनुभव। उन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग के एक सम्मेलन में जातिगत भेदभाव पर अपनी आप बीती सुनाई। हाँ, और आनंद कुमार ने जो बताया वो काफी परेशान करने वाला है। उन्होंने बताया कि कैसे चौथी क्लास में ही उनके साथ भेदभाव शुरू हो गया। उनके टीचर थे जो पुजारी भी थे। जब उन्हें पता चला कि आनंद पिछड़ी जाति से हैं तो उन्हें पूरे साल स्टेज पर बुलाकर जलील किया गया। पूरे साल? जी, पूरे साल। और नतीजा ये हुआ कि उनके गणित के नंबर काफी गिर गए। आप सोचिए, बचपन में इस तरह का बर्ताव कितना गहरा असर डालता होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल तक नहीं रहा, उन्होंने आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में भी इसे महसूस किया। उनका कहना था कि वहां ज्यादातर प्रोफेसर एक खास जाति और वर्ग से ही आते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछड़े और दलित समुदायों के जो काबिल उम्मीदवार होते हैं उन्हें अक्सर नॉट फाउंड सूटेबल यानी NFS कह दिया जाता है। NFS, उपयुक्त नहीं पाए गए। ये तो एक फॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन उनका आरोप है कि इसे भेदभाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उनका यही कहना था। और सिर्फ आईआईटी नहीं, यही पैटर्न उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में सरकारी दफ्तरों में भी देखा।
कि उनके मैनेजर, फिर उनके मैनेजर के मैनेजर ज्यादातर ऊंची जातियों से थे। तो उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश की इतनी बड़ी आबादी, मतलब 80-90 करोड़ पिछड़े और दलित लोग, क्या उनमें टैलेंट की इतनी कमी है? ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। उनके एक सहकर्मी ने दबी जबान में खुशी जाहिर की। हाँ, कि उनकी सोसाइटी में कोई पिछड़ा या दलित नहीं रहता। आनंद कुमार ने कहा कि ये सुनकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत बुरा लगा। बिल्कुल, ऐसी बातें बहुत तकलीफदेह होती हैं। तो इन सब अनुभवों के आधार पर आनंद कुमार का निष्कर्ष ये था कि समाज में जो भेदभाव है वो अक्सर मेरिट या काबिलियत की वजह से नहीं होता, वो जाति और वर्ग की वजह से होता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान बहुत जरूरी है, वही पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिला सकता है। और उन्होंने आरक्षण का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा। कहा कि अक्सर ये वही लोग हैं जिन्हें इतिहास में तो सारे मौके मिले, एक तरह से 100% आरक्षण ही मिला हुआ था। हाँ, और आज वही लोग मेरिट खराब हो जाएगी का तर्क देते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जातिगत जनगणना की भी वकालत की, बहुत जोर देकर। उन्होंने इसकी तुलना एक मेडिकल टेस्ट से की। जैसे बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट जरूरी है, वैसे ही समाज की समस्याओं को समझने के लिए, उनका हल निकालने के लिए आंकड़े जरूरी हैं। उन्होंने बिहार के सर्वे का हवाला भी दिया। जी, बिहार के जाति सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि सवर्णों में गरीबी करीब 15.5% है, जबकि ओबीसी में 35% और SC/ST में तो 43-44% है। उनका तर्क था कि ये जो फर्क है, ये ऐतिहासिक मौकों के मिलने या न मिलने का नतीजा है, सीधे सीधे। न्यायपालिका में भी विविधता की कमी पर उन्होंने चिंता जताई। एक आंकड़ा बताया कि करीब 60% जज या तो पूर्व जजों के परिवारों से हैं या बड़े वकीलों के। हाँ, और इसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना। उस सम्मेलन में भी ये मांग उठी थी कि जाति सर्वे पूरा हो और आरक्षण बढ़ाया जाए। तो आनंद कुमार का अनुभव ये दिखाता है कि कैसे ये जो मेरिट का ढांचा है वो भी सामाजिक पूर्वाग्रहों से अछूता नहीं है। बिल्कुल, और कैसे NFS जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी शायद जाने अनजाने भेदभाव का जरिया बन सकती हैं। ये संवैधानिक समानता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां आनंद कुमार व्यवस्था में प्रतिनिधित्व और भेदभाव की बात कर रहे हैं, वहीं हमारा तीसरा मामला ये हमें सीधे न्याय व्यवस्था के अंदर ले जाता है और कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ये मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा है। कांचीपुरम के एक जिला जज पर SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगा है। हाँ, और वो भी एक पुलिस अफसर, एक DSP के खिलाफ। ये मामला वाकई में बहुत असाधारण है। तो हुआ क्या था असल में? देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली झगड़े से। 25 जुलाई को एक बेकरी पर 2 गुटों में कुछ कहासुनी हो गई। एक तरफ थे जिला जज के उस समय के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO लोकेश्वरन रवि और उनके ससुर, और दूसरी तरफ एक महिला थी पार्वती और उनका परिवार। अच्छा। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने जांच की और मामला छोटा मोटा समझकर 28 जुलाई को दोनों शिकायतें बंद कर दी। CSR कहते हैं इसे, कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर एंट्री। लेकिन लगता है जज साहब इससे खुश नहीं थे। हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई उनमें क्या आरोप लगे? याचिकाओं में यह कहा गया कि जज को शक था कि उनका PSO ही उनके खिलाफ गुमनाम शिकायतें भेज रहा है। उन्होंने SP से कहकर PSO बदलवाने की कोशिश भी की। इसके WhatsApp मैसेजेस भी कोर्ट में पेश किए गए। अच्छा। हाँ, और जब जज को पता चला कि PSO के खिलाफ शिकायत बंद हो गई है, तो आरोप है कि उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर पर दबाव डाला। कहा कि जो CSR बंद कर दिया था उसी के आधार पर नई FIR दर्ज करो, और धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो इंस्पेक्टर के खिलाफ ही SC/ST एक्ट की धारा 4 लगा देंगे। धारा 4? ये किस बारे में है? ये लोक सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर लगती है, खासकर SC/ST एक्ट के मामलों में। यानी जज पर आरोप है कि वो अपने PSO से निजी रंजिश निकाल रहे थे और पुलिस पर गलत तरीके से दबाव बना रहे थे। याचिकाओं में तो यही आरोप लगाया गया है, और कहा गया कि इसी दबाव में आकर पुलिस ने 20 अगस्त 2025 को 2 नई FIR दर्ज की। इनमें से एक FIR PSO लोकेश्वरन और उनके परिवार के खिलाफ थी, और उसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई। इसके बाद क्या हुआ? मामला यही नहीं रुका होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। इसके बाद जज ने और भी हैरान करने वाले कदम उठाए। 4 सितंबर को उन्होंने SC/ST एक्ट की धारा 10 का इस्तेमाल किया और सुओ मोटो, मतलब खुद ही संज्ञान लेकर PSO और उसके परिवार को जिले से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जिला बदर, एक्सटर्नमेंट कहते हैं जिसे। जिला बदर एक मामूली झगड़े पर? हाँ, कारण यह बताया गया कि पुलिस ने 15 दिन तक FIR पर कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर DSP की गिरफ्तारी की बात, वो कैसे हुई? वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है इस पूरे मामले का। 8 सितंबर को जज ने कांचीपुरम के DSP M शंकर गणेश को कोर्ट बुलाया। पूछा कि जिला बदर के आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ। आरोप है कि DSP को सुबह से शाम तक इंतजार कराया गया, और फिर शाम को जज ने अचानक DSP के खिलाफ ही SC/ST एक्ट की धारा 4 का संज्ञान ले लिया। DSP के खिलाफ? जी हाँ, आरोप ये लगाया कि DSP ने आरोपियों को
यानी पीएसओ और उसके परिवार को गिरफ्तार करने में वो नाकाम रहे हैं, कर्तव्य की उपेक्षा की है। और जज ने डीएसपी को 22 सितंबर तक के लिए सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या मतलब जज ने डीएसपी को जेल भेज दिया? हाँ, और कहा तो ये भी गया कि डीएसपी को जज की ही सरकारी गाड़ी में कांचीपुरम उप जेल ले जाया गया। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। एग्जैक्टली। एक जिला जज ने सीधे एक डीएसपी को SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत गिरफ्तार करवा दिया। एग्जैक्टली। मद्रास हाईकोर्ट ने इस सब पर क्या कहा फिर? मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया, बहुत दृढ़ता से। उन्होंने जिला जज के दोनों आदेशों को, मतलब जिला बदर का आदेश और डीएसपी की हिरासत का आदेश, दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? जी। क्या कारण बताएं? और जिला बदर के आदेश पर कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 10 की जो प्रक्रिया है उसका पालन ही नहीं हुआ। ये धारा गंभीर अत्याचार के मामलों के लिए है। ये तो एक मामूली झगड़ा था जिसमें शायद एक पक्ष को दूसरे की जाति पता भी ना हो। ऐसी स्थिति में जिला बदर जैसा सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता। और डीएसपी की हिरासत पर? उस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया, स्टेट ऑफ GN सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस प्रवीण कुमार 2024 का। साफ कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत किसी लोक सेवक पर कार्रवाई या संज्ञान लेने से पहले एक प्रशासनिक जांच की सिफारिश होना अनिवार्य है। सिने क्वा नॉन, मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकता। यहां तो ऐसी कोई जांच हुई ही नहीं थी। तो मतलब प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ? बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि डीएसपी ने जज के कुछ निर्देश शायद तुरंत नहीं माने, ये धारा 4 का अपराध नहीं बन जाता। ये कर्तव्य की उपेक्षा नहीं मानी जा सकती इस तरह से। तो हाईकोर्ट ने इन आदेशों को पूरी तरह गलत माना और क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। कहा कि ये आदेश कानून की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग है, एपरेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और यह भी कहा कि ये व्यक्तिगत बदले की भावना यानी पर्सनल वेंजेंस से प्रेरित लगते हैं। ये जज के लिए बहुत गंभीर टिप्पणियां हैं। हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। तो अब आगे क्या होगा? कोर्ट ने माना कि जज के खिलाफ मकसद, पूर्वाग्रह और शक्ति के दुरुपयोग, मोटिव, बायस एंड मिसयूज ऑफ पावर के आरोप गंभीर हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने पूरे मामले की एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। जांच कौन करेगा? मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को यह जिम्मेदारी दी गई है। वो 25 जुलाई की पहली शिकायत से लेकर डीएसपी की गिरफ्तारी तक की पूरी कड़ी की जांच करेंगे। इसमें जज और पुलिस के बीच हुई कथित बातचीत और व्हाट्सएप मैसेज सब कुछ शामिल है। रिपोर्ट 23 सितंबर तक देनी है। अच्छा। उसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। और हाँ, डीएसपी को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया गया। तो आज हमने ये 3 अलग-अलग मामले देखे, लेकिन तीनों ही कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम और समाज के बारे में कुछ अहम बातें बता रहे हैं। जस्टिस नरीमन ने संविधान और न्यायिक शपथ की अहमियत पर जोर दिया। जी। आनंद कुमार के अनुभव ने हमें दिखाया कि जातिगत भेदभाव आज भी कितनी बड़ी सच्चाई है और ये कैसे मेरिट के दावों पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और मद्रास हाईकोर्ट का ये मामला, ये न्यायपालिका के भीतर भी जवाबदेही, सत्ता के संभावित दुरुपयोग और कानून के सही इस्तेमाल की जरूरत को बहुत शिद्दत से उजागर करता है। हाँ, ये तीनों मामले भारत में चल रही उन बहसों को छूते हैं जो संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय और बराबरी से जुड़ी हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग संस्थान, चाहे वो न्यायपालिका हो, शिक्षा हो या पुलिस, निष्पक्षता और समानता बनाए रखने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। और कहां-कहां चुनौतियां हैं, ये भी साफ होता है कि व्यक्तिगत अनुभव जो जमीनी हकीकत हैं और कानून की व्याख्या हैं, ये कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि इन अलग अलग चुनौतियों को देखते हुए, मतलब ऊंचे न्यायिक आदर्शों से लेकर समाज में इतने गहरे बैठे भेदभाव और फिर व्यवस्था के भीतर की ऐसी खामियों तक, संविधान ने जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा हम सबसे किया है, उसे हर एक नागरिक के लिए वाकई में एक जीती जागती सच्चाई बनाने के लिए असल में किन व्यक्तिगत और किन व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत है। SC/ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है। भाई SC लोगों के साथ में शोषण ही क्यों करते हैं? अगर कोई बारात निकाल रहा है तो किसी की हिम्मत है किसी और जाति की तुमने बारात रोकती देखी है देश के अंदर? कि ठाकुरों की बारात रोक दी है, ब्राह्मणों की बारात रोक दी, मुसलमानों की कोई बारात रोक दी, किसी की बारात रोकी है? भाई दलितों की बारात क्यों रुकती है? उनको लगता है कि ये घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते भाई घोड़े पर? किसी और इंसान को मूंछों के नाम पर मरता देखा है आपने? मगर दलितों को ही मारा जाता है। आपने किसी और इंसान को देखा है कि जो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चल सकता है? तो ये जो अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पर, उस जाति के नाम पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। पर ये तो सर अत्याचार रोकने के लिए कानून। हाँ। पर इस कानून को तो विलन बना दिया ना इन लोगों ने। देखिए यही तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं। ये जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जातिवादी लोग जो हैं ये आप पर शोषण तो करेंगे जाति के नाम पर,
मगर जाति के नाम पर शोषण करने के बाद अगर इन पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है ना। अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर जातिवादी आतंकवादी हो, गुंडे हो, अगर तुम जाति के नाम पर अपराध करते हो तो फिर भैया कानून का डंडे को सहन करने की भी हिम्मत धरो ना। फिर तो तुम चूहे बन जाते हो, चूहे बन जाते हो, बिलों में घुस जाते हो ना। सीने से बोलो कि हमने जाति के नाम पर करा था, अपराध करा हमने, जाति के नाम पर हमने नहीं निकलने दी बारात है, और भी बारात नहीं निकलने देंगे। सीने चौड़ा के बोलो ना, वीडियो में बोलो ना कि भाई जो भी एससीओ की बारात है हम नहीं निकलने देंगे। करो, चूहे क्यों बन जाते हो गैली। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप कानून का सहारा लो, कानून को पढ़ो। जब तक आप कानून को नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, जब तक आप इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून को पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम है।